एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी, जिसका नाम सोहन लाल था। उसका एक बेटा था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में उधर इधर मंडराते रहता था। एक बार और मुझे राम प्यारी बोले ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सरिता, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। फिर उतना बोलकर सरिता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी सोहन लाल का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये सरिता तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हवा बाहों से कुछ और ही लग रहा था। बाबू भाई मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सरिता के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले में वीरान में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होती है। चल मेरे दोस्त, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सरिता कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, मैं तो इसी से ही शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वो अपने घर की ओर चल देता है। माँ, मेरी अब शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है पूरा दिन घूमते रहता है और मुफ्त के रोटियां तोड़ते रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को अपनी लड़की कौन देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहेंगा। किसी दिन मैं घर छोड़कर ही चले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है क्या ये सब आप अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे सरिता बहुत पसंद है। तुम उसके घर रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सरिता के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन सोहन लाल की माँ सरिता के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे लड़के से हो रही है। बस तुम सरिता की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो आपस अपने घर के ओर चल देती है। अगले दिन सरिता और सोहन लाल की शादी हो जाती है। सोहन लाल और सरिता रात होने पर अपने कमरे में सो रहे होते। फिर सरिता उड़ती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल के ओर चल पड़ती है। सोहन लाल के दोस्त को सरिता के ऊपर पहले से ही शक होता है, इसीलिए वो उस पर पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। अरे ये भाभी इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। फिर सुनील सरिता का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सरिता के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते सरिता चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। सुनील की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। ए हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्द शक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी की अभी ये सब बात जाके सोहन लाल को बता देना चाहिए। फिर वो सीधा भागता हुआ सोहन लाल के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है, सोहन भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ये बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि सरिता घर पर है? इतने में सरिता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ सुनील भैया, इतनी रात में कैसे आना हुआ? सुनील सरिता को घर पर देखकर हक्का फक्का रह जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बाबू से मिलता चलो। अच्छा
मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सुनील दुम दबा के भाग जाता है। अजी क्या हुआ? ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो तुम अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि सरिता अभी तक सो रही होती है। ए बहुरानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर सटाने की जोर जोर से चिल्लाने की वजह से सरिता नींद खो जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर सरिता गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया, अरे उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप वैसे भी दहेज में फूटी काड़ी भी नहीं दिए है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गए रे, ये क्या हो गया? ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के अभी छोड़ दे। बापू, अबू ओ बाबू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है। देख जल्दी आ, मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मेरे सारे बाल लॉस डालेगी। फिर अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर दौड़ा दौड़ा कमरे से निकलकर वहाँ पहुँच जाता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। ए सरिता, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सुलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सरिता छोड़ देती है, सीधा अपने कमरे में चले जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे थोड़ा घर का काम करने को कहा था और उसने तो मेरी धुलाई कर दी। फिर संतोष परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहाँ से उसका दोस्त सुनील होता है। क्या हुआ बाबू भाई, इतना परेशान क्यों हो? घर में पता चल गया क्या तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार सुनील, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सरिता ने तो हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही कहा था, सरिता कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। अरे एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे, उसकी असलियत वो आईने में दिख जाएगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर संतोष सरिता के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। सरिता वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गजरा अपने बालों पर लगाकर शीशे के सामने ठहर जाती है। तभी उसके पीछे पीछे संतोष लाल भी पहुँच जाता है। सरिता अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देती है। संतोष लाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया, ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया, मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली, अपनी जान बचा के भागो। सुनील भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली, तुम तो सही कहते थे, हाय मर गए रे। फिर वो भागता भागता अपने दोस्त सुनील के घर पहुंच जाता है। सुनील भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, सरिता तो चुड़ैल है, मैंने तो उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम्हें अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी दूर दूर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती है। वे सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। सुनील भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। बाबू भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर अपने दरवाजे पर खड़ी हुई है, अब क्या करे? मैं तो कहती हूँ इस संतोष लाल को उठाकर बाहर फेंक दो, वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई। बहुत शौक पड़ा था ना इस सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतने दियो इसे। संतोष लाल अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, चलो चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी साथ में लेकर मरूंगा। अरे दैया रे दैया, ये तो अपने साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा।
अजी आप ही कुछ कीजिए ना। बाबू भाई मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी है, अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों को जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस आफत से तो जान तो छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। पवित्रा तुम अंदर बच्चों के पास चले जाओ, मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप उसकी वजह से खुद को क्यों मौत की मुंह में ढकर रहे हैं? अगर मैंने आज मेरे दोस्त का साथ नहीं दिया, ये दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। चलो बाबू भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुनील भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर भी रुक नहीं पाएगी। तभी सुनील भागकर घर में बने मंदिर की ओर जाता है। ये महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपया करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो भाई, इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह वाह, हम दो नहीं है चुड़ैल, हम तीन है। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति राम भगवान की जय, पवन सूत्र हनुमान की जय। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे महाबली ही सर्वशक्तिमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही पलों में चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह अच्छाई की जीत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामपुर में दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। उनके माँ बाप के बचपन में मृत्यु हो गई थी। बड़ी बहन अनीता घरों में काम करके अपना और अपनी बहन कविता का पेट पालती थी। एक दिन की बात है। अनीता, ऐसा कब तक चलेगा? रोज रोज वही खाने की दिक्कत, ना ही हम सब ठीक से खा पाते हैं और ना ही पहन पाते हैं। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ बहन, मुझे इस काम के अलावा और कोई भी काम नहीं आता। अनीता, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ घरों में जाकर काम किया करूँ? खबरदार, अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और तू घरों में जाकर काम करने की बात कर रही है। अरे मैं तुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। अनीता की बात सुनकर कविता चुप हो जाती है और जाकर चुपचाप सोने चली जाती है। क्या करूँ इस लड़की का, ये तो कुछ समझती ही नहीं। मैं तो इसे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ तो ये है कि काम करने की जिद कर रही है। और अगले दिन कविता, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और किसी को भी घर में मत आने देना। ठीक है अनीता, तुम आराम से अपने काम पर जाओ। अनीता अपनी मालकिन के घर काम करने जाती है। घर का काम करके वो शाम को अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अभी तो तुझे परसों ही पैसे दिए थे, फिर तुझे इतनी जल्दी पैसे की जरूरत क्या पड़ गई? वो मालकिन जी, मुझे अपनी बहन के लिए किताबें खरीदने के लिए चाहिए। अभी नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। और क्या करेगी तू अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर और रोज रोज तू पैसे मांगती है? अरे मैं नहीं दे पाऊंगी, तुझे काम करना है तो कर, वरना जा यहाँ से, समझी? मालकिन जी, आप ऐसे मत बोलिए, मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। अब तू उसे टीचर बना या चाहे कुछ बना, मेरे पास नहीं है पैसे। देख, मैं तुझे ये रोज रोज पैसे नहीं दे सकती और तू कल से काम पर मत आना। अरे मालकिन जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप काम नहीं कराएंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो मुझे नहीं पता, अब तू जा यहाँ से, चल निकल, चल फूट। अनीता वहाँ से उदास मन से जब काम करके शाम को लौट रही होती है तो पूरे रास्ते वो यही सोचते
आती है। जब कविता मुझसे पैसे मांगेगी तब मैं उसे कहाँ से दूंगी और उसे कैसे बताऊंगी? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। अनीता ये सोचते सोचते वहीं रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अनीता जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है, उस पेड़ पर बैठी भूत अनीता को रोते देख रहा होता है। तभी भूत अनीता के सामने आ जाता है। भूत भूत। अनीता भूत को देखकर भागने लगती है। अरे अरे भागो मत, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम तो भूत हो, अब मैं कैसे मानूंगी कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे? हैं? अरे सच में कुछ नहीं करूँगा। अच्छा तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम इस तरह क्यों रो रही थी? अनीता भूत को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब बस तुम अपने घर जाओ। अनीता जब अपने घर जाने लगती है तो भूत भी अनीता के साथ साथ उसके घर चले जाता है। इस बात का पता अनीता को नहीं चलता कि भूत उसके साथ उसके घर आ रहा है। अनीता के घर आते ही कविता अनीता से पैसे मांगती है। अनीता, तुम अपनी मालकिन से पैसे मांगकर लाई हो? ओह, वो कविता। मालकिन ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, पर तू चिंता मत कर बहन, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर दूंगी। अनीता ने मन ही मन सोचा कि मैं कविता को कैसे बताऊं, मालकिन ने मुझे काम से निकालवा दिया है। अनीता, क्या बात है? आज तुम कुछ उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? अनीता कविता की बात सुनकर रोने लगती है और फिर उसे बताती है मालकिन ने उसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है। तभी अनीता कविता से कहती है, अच्छा तू ये सब छोड़, मैं तेरे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। अनीता रसोई में जाकर देखती है। अरे, रसोई में कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है, सारा सामान खत्म है और मैं कविता को क्या खिलाऊंगी? रसोई में ऊपर रखे डब्बे को उतारती है। तभी अनीता तो देखती है उसमें थोड़ी सी ही चावल रखे थे। इससे भी कविता का पेट ठीक से नहीं भरता। मैं कविता को यही बनाकर खिला दूंगी। अनीता कविता को वो थोड़े से ही रखे चावल को बनाकर खिलाने जाती है। ये ले कविता, आज ही चावल खाकर काम चला ले, आज यही है। कविता देखती है अनीता अपनी थाली नहीं लाई। अनीता, तुम्हारी थाली कहाँ है? अनीता कुछ नहीं बोलती तो कविता सब समझ जाती है और वो चावल में पानी मिलाकर आधा अनीता को दे देती है और आधा खुद खाती है। खाना खाते खाते कविता रोने लगती है। कविता, तुम रो मत, हम दोनों कुछ ना कुछ तो करेंगे, जैसे कि हम दोनों पेट भरकर खाना तो खा सके। तभी कविता के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना तुम मेरे स्कूल के बाहर चिल्ली पोटैटो बेचो? मेरे स्कूल के पास एक आंटी खाने पीने के चीजें बेचती है, उनकी बड़ी कमाई होती है, तो तुम भी स्कूल के बाहर चिल्ली पोटैटो बेच सकती हो। पर तेरे स्कूल के पास चिल्ली पोटैटो बेचना ठीक रहेगा? तुझे अजीब नहीं लगेगा? नहीं अनीता, मुझे क्यों अजीब लगेगा? तो फिर ठीक है, कल से मैं चिल्ली पोटैटो बेचूंगी। फिर दोनों बहनें खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात में कविता का पेट ना भरने के कारण उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। अनीता, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मेरा पानी वाले चावल से पेट नहीं भरा, लगता है आज तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। अनीता रसोई में पानी पीने जाती है और वो उधर जाकर देखती है कि रसोई में विभिन्न प्रकार का भोजन रखा है। अनीता खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और अगली सुबह अनीता सुबह जल्दी उठकर चिल्ली पोटैटो बनाने की तैयारी करने लगती है। जब चिल्ली पोटैटो बनकर तैयार हो जाता है, कविता, मैं चिल्ली पोटैटो बेचने जा रही हूँ, तुम समय से स्कूल चले जाना, ठीक है? ठीक है अनीता। अनीता स्कूल के बाहर चिल्ली पोटैटो बेचने लगती है। चिल्ली पोटैटो ले लो, चिल्ली पोटैटो ले लो, गर्मा गर्म चिल्ली पोटैटो, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, ताजे ताजे गर्मा गर्म, जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। जल्दी जल्दी आओ, चिल्ली पोटैटो खाओ। दीदी
एक प्लेट चिल्ली पोटैटो दे दो ना। अभी देती हूँ बच्चों, ठहरो जरा। अनीता उसे चिल्ली पोटैटो दे देती है। वो बच्चा चिल्ली पोटैटो खाने लगता है और खाकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट चिल्ली पोटैटो है। दीदी मुझे एक प्लेट और देना। अरे तुम्हें चिल्ली पोटैटो अच्छे लगे? हाँ दीदी, मुझे और खाना है। अभी देती हूँ। अनीता उस बच्चे को एक प्लेट और देती है और जब उसके चिल्ली पोटैटो बिक जाते हैं तब अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है। देखते ही देखते अनीता की दुकान पर चिल्ली पोटैटो अच्छी मात्रा में बिकने लग जाते हैं। अनीता एक दिन कविता से बात करते हुए, अरे कविता, मुझे लग रहा है कि मुझे हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। अब रोड पर बहुत भीड़ होती है। राधा ये बात बोलती है तभी भूत उनके आगे आ जाती है। अरे तुम तो वही भूत हो ना जो मुझे पेड़ के नीचे मिला था? हाँ, मैं वही भूत हूँ और मैं कब से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अरे कैसे? और तू यहाँ कैसे आया? मैंने उस दिन तुम्हें रोते हुए देख लिया था और मैंने तभी ठान लिया था कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा और मैं तभी से तुम्हारे साथ आ गया। उस दिन मैंने रात को देखा कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं है, तभी मैंने तुम्हारे लिए खाने का रात में इंतजाम किया। अच्छा, रात में इतना सारा खाना तुमने रखा था क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी शक्तियों से खाना प्रकट किया था। अच्छा, अब मैं समझी। तुम दोनों बहनें मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा मदद ही करने आया था और मैं चाहता हूँ हमेशा तुम्हारी मदद ही करूं। अच्छा, तो तू मेरी चिल्ली पोटैटो बेचने में मदद करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। अगले दिन से ही अनीता भूत दोनों एक साथ रेडी लगाते हैं और चिल्ली पोटैटो बेचते हैं और खूब पैसे कमाते और कविता की अच्छे से पढ़ाई करवाते।